अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं विच इज 508 और द स्टेटमेंट सेज डिटरमिन द मिनिमम हाइट ऑफ द बीम। इससे पहले पहले आपको जब भी बीम थे, प्लेट्स थे, उसमें आपको बी और एच दोनों गिवन होते थे, ठीक है। एंड यूजिंग दीज टू क्वांटिटीज यू आर एबल टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आप इसको फाइंड कर लेते थे विच वाज इक्वल टू बी एच क्यू बाय 12, ठीक है जी। नाउ द क्वेश्चन इज के यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, यानी बीम की हाइट नहीं गिवन, वो आपको फाइंड करनी है। कहता है इफ द फ्लेक्सुरल स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 20 मेगापास्कल, ठीक है, यानी सिग्मा की वैल्यू को शुड नॉट एक्सीड 20 मैग, यानी सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू कितना है 20 मेगा पास्कल। अब थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग यूज करें। इससे पहले क्या करता था वो आपको नॉर्मली क्या करता था कि बीम की हाइट्स और ये विड्थ दोनों देता था और आपको कहता था कि स्ट्रेसेस मालूम करें या फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस मालूम करें एट सर्टेन लोकेशंस, टॉप या बॉटम फाइबर पर, या फिर सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस पे, वो आपको फाइंड करने के लिए था। अब उसने आपको लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दे दी है, सिग्मा की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस सेंटेंस को अगर सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा शुड नॉट एक्सीड 20 मेगापास्कल, इस सेंटेंस को मैं लिख सकता हूँ दैट सिग्मा मैक्स शुड बी इक्वल्स टू 20 MPa, ठीक हो गया जी। ये भी लिख सकते हैं सेंटेंस को। तो मेरे पास सिग्मा मैक्स की वैल्यू मैक्सिमम है। अब आपको पता है कि सिग्मा मैक्स जो होती है बेसिकली किस चीज के इक्वल होती है, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम मोमेंट सी ओवर आई, ठीक हो गया जी। तो मेरे पास ना ही मोमेंट है इस टाइम, ना ही आई है, और सी भी मैं नहीं निकाल सकता बिकॉज सी इज इक्वल टू h/2। तो मुझे बेसिकली सबसे पहले क्या करना है, इस बीम के अंदर ये वैल्यूज मोमेंट्स की और वो लानी पड़ेंगी। मोमेंट्स लाने के लिए डेफिनेटली मुझे रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द रिएक्शंस ऑफ द बीम। हमारे पास डिस्टेंसेस गिवन है, यूडीएल गिवन है और एक पॉइंट लोड भी गिवन है। आई वुड से ईच वन ऑफ यू जस्ट गेट अ पेंसिल और पेज पकड़े और साथ कैलकुलेटर पकड़े एंड स्टार्ट फाइंडिंग द रिएक्शन विद मी। हम साथ साथ देखते हैं, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी ताकि हम देखें, क्योंकि इसमें एक दोनों लोडिंग्स हैं, यूडीएल भी लगा, पॉइंट लोड भी लगा। सो इट वुड बी अ गुड प्रैक्टिस दैट यू कैन फाइंड द रिएक्शन ऑफ दिस बीम। मैं जस्ट हिंट दे देता हूँ कि हमारे पास एक R1 है और एक R2, दो लोकेशंस हैं। R1 और R2 में से किसी पे भी मोमेंट्स को जीरो ले सकते हैं। जस्ट इग्नोर दिस थिंग, यू डोंट नीड द क्रॉस सेक्शन, जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट ओनली। जब आपकी रिएक्शन निकलते गए तो आपने खाली पहले चैट बॉक्स में अपने रिएक्शन R1 और R2 मेंशन करने। चलिए काफ़ी स्टूडेंट्स के अब तो मैसेज आना शुरू हो गए। मैं जिन जिन स्टूडेंट्स के रिएक्शंस R1 10 किलो न्यूटन और R2 5 किलो न्यूटन करे, दे आर करेक्ट। अच्छा, अब हम, जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि हम या तो लोकेशन 1 के ऊपर, इस लोकेशन के ऊपर, या लोकेशन 2 के ऊपर किसी भी आप मोमेंट जीरो ले सकते हैं, लाइक समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट लोकेशन 1 इक्वल्स टू 0। और उसी तरह जिस तरह आप इक्वेशन डेवलप करते थे कि पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज को ले लिया, तो इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन कंसिडर कर लेंगे, सारे बीम की फोर्सेस के अबाउट सम अप कर लेंगे। इसी तरह या तो ये ले लें, ये सबसे आसान, ज़्यादा आसान ये कि समेशन ऑफ मोमेंट एट लोकेशन 2 इज इक्वल टू 0, ये वाली कर लें, ये ज़्यादा कंपेरेटिवली आसान है आपके लिए, दिस वन, ठीक है जी। इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन बनाएंगे, R2 कोर्स के अबाउट चीज़ें फाइंड करेंगे। अच्छा, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं इस लेक्चर के ऊपर। ये देखें जी, इसने समेशन ऑफ मोमेंट एट R2 लोकेशन 2 के ऊपर इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन लिया और ये इक्वेशन डेवलप की। क्लॉकवाइज मूवमेंट एक तरफ रख लिया और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक तरफ कर लिए। यहाँ पर बेसिकली वो कर क्या रहा है कि जिस तरह हम लोग करते हैं ना कि समेशन ऑफ मूवमेंट लिखने के बाद हम कह देते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं, वो नॉर्मली क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को एक तरफ रख लेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को दूसरी तरफ रखना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर जिस तरह की ये एक चीज़ हुई है, इसको थोड़ा सा समझ लें। दिस इज है तो कोई नई चीज़ तो नहीं है, वी ऑलरेडी हैव सॉल्व दीज थिंग्स के किस तरह यूडीएल से आपने रिएक्शन निकालें। अगर समेशन ऑफ मोमेंट एट R2, इस लोकेशन को हमने पॉइंट ऑफ रोटेशन कंसिडर किया है, इसके अबाउट मोमेंट्स जीरो ले रहे हैं, तो वो बेसिकली यूडीएल का इफेक्ट यहाँ पर निकाल रही है। जिस चीज़ को भी मैं टिक कर रहा हूँ, दिस इज द इफेक्ट ऑफ यूडीएल। तो यूडीएल इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहा है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज को उसने इस तरफ रखा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज
और लेफ्ट राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर उसने क्या किया है, क्लॉकवाइज ले लिया। ठीक है, तो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज था, इसलिए उसने इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे ले गया। पहली चीज उसने क्या की, 2.5 दिस इज द इंटेंसिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये यूडीएल कितनी लेंथ के ऊपर पड़ा है, दिस इज इक्वल टू 3 + 1 = 4, सो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक हो गया। अब ये 4 डिस्टेंस के ऊपर पड़ा है, इसका मतलब है जब मैं इसका यूडीएल से पॉइंट लोड के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, ये यूडीएल से पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। ये पॉइंट लोड बेसिकली कहाँ एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ बीम के ऊपर। ठीक है जी, सेंटर ऑफ बीम का मतलब है अगर टोटल बीम की लेंथ 4 है, देखें ये पूरी बीम के ऊपर स्प्रेड हुआ है ना, तो 4 का हाफ इधर कितना हो जाएगा 2, और इधर कितना रह जाएगा 2। तो इसका मतलब है इस जो यूडीएल का इफेक्ट था, मैंने इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, और इस पॉइंट लोड का मोमेंट आर्म लेना है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये हो गया, और पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है, इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 2, सो दिस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज द इफेक्ट ऑफ यूडीएल, यानी उसका जो मोमेंट बन रहा था वो ये लिखा है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर उसने R1 निकालने के बाद R2 निकालना था। R2 निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट R1 = 0 लेंगे, जिसने उसने की है। ये भी ले सकते हैं, समेशन ऑफ Fy = 0 भी कर सकते हैं, दिस इज मोर ईजियर। ठीक है जी, then calculated R1. Don't forget to apply the checks whenever you find the reactions in any case of beams, और कोई भी न्यूमेरिकल हो जिसमें आपने SFD BMD प्लॉट करनी है, और रिएक्शन और जो है उसका कह लें कि प्री प्रोसेसिंग के अंदर जो आ रहा था, ये इनिशियल स्टेप्स में आ रहा था, तो ऑल्दो ये आपका आंसर नहीं है, मगर ये आपके आंसर को हेल्प करने के लिए यूज हो रहा था। तो बिफोर यू प्रोसीड ऑन, जस्ट अप्लाई अ चेक कि आपके ऊपर से आने वाले एक्शंस क्या नीचे से आने वाले रिएक्शंस के इक्वल हैं। ठीक है, जिस तरह कि हमारे यहाँ रिएक्शन 10 + 5 15 बनता है, इसका मतलब है टॉप से आने वाला लोड नीचे की तरफ दैट शुड आल्सो बी सम अप इक्वल टू 15। तो ऊपर से आने वाला लोड कितना है, एक 5 किलो न्यूटन है, दूसरा कितना है 2.5 मल्टीप्लाई बाय दिस इज द यूडीएल, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, तो देखें कितना बनता है 15। ठीक हो गया, तो ऊपर से आने वाला लोड और नीचे से आने वाले लोड दे शुड इक्वेट, इसका मतलब है आपके रिएक्शंस सही निकलेंगे। रिएक्शंस निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि उसने उसकी डायग्राम्स के अंदर जो है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डेवलप कर लिए, बिकॉज दिस इज यूडीएल, सो यूडीएल के लिए वो डाउन गया 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ तक आने के लिए कितना डाउन जाना है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1, यूडीएल की इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय जितने डिस्टेंस पर आप उसका इफेक्ट देख रहे हैं, तो 2.5 डाउनवर्ड नीचे जाना है इक्वल्स टू 2.5, और ये 2.5 कितना जाना है नीचे, इसलिए यहाँ पर 0 था। नेक्स्ट पॉइंट आपने यहाँ ढूंढा विच इज -2.5, दोनों को एक इंक्लाइन लाइन से कनेक्ट किया बिकॉज दिट इज यूडीएल। यहाँ पर 10 अपवर्ड फोर्स आई, इसका मतलब है -2.5 + 10, दिस विल गिव यू इक्वल्स टू 7.5। 7.5 एक पॉइंट मार्क किया, दोनों को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर लिया। अगेन यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक यूडीएल का इफेक्ट है जो कि इसको डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है इन दोनों के दरमियान, वो देखें, वो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करें, यूडीएल की वजह से इफेक्ट डिक्रीज हुआ। जैसे आप इस पॉइंट पे पहुंचे 5 डाउनवर्ड है, अगेन यहाँ से फिर यूडीएल का इफेक्ट डिक्रीज होता होता तो इसको -5 तक लेके गया। यहाँ पर रिएक्शन था which took it upward, so this was the UDL। ठीक हो गया जी, अच्छा जी, क्लियर ऑन। Using this UDL you can just find the bending moment diagram as well. Once you develop the bending moment diagram, you will notice that there are 2 points which are concern points, यानी एक 1.25 किलो न्यूटन मीटर एक मोमेंट है, एक 5 किलो न्यूटन मीटर है। दिस 5 किलो न्यूटन मीटर इज द मैक्सिमम मोमेंट। ठीक है जी, ये जो 1.25 है, ऑल्दो मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर बेसिकली एक नेगेटिव मूवमेंट एक पॉजिटिव मूवमेंट है, मगर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन, यानी मैं इस पॉजिटिव और नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए इग्नोर रखता हूँ कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं देखूंगा मैग्नीट्यूड के अंदर सबसे ज्यादा मूवमेंट कहाँ डेवलप हो रहा है अलोंग दी स्पैन, इस पूरे स्पैन के अंदर इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन सा है। सो दिस इज 5 किलो न्यूटन मीटर,
तो इसका मतलब है कि मुझे मैक्सिमम मोमेंट जो इस डायग्राम में से चूज करना है, दैट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मोमेंट इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन मीटर। तो अगर आपने फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस का जो हमने फॉर्मूला देखा था, हमने कहा था दैट फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस शुड बी इक्वल टू एम सी ओवर आई, ठीक है जी। इसमें एफ बी की वैल्यू यानी सिग्मा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी, दैट सिग्मा शुड नॉट एक्सीड 20 मेगापास्कल। तो सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ठीक है जी। एम मैंने डायग्राम में से ले लिया है, मैक्सिमम मोमेंट 5। सी और आई ये दोनों टर्म्स ऐसी हैं जिनके अंदर एच आता है। सी भी किसके इक्वल होता है, h/2 के। आई को अगर आप देखें, आई इज इक्वल टू bh³/12। इसका मतलब है इन दोनों के अंदर h है। h बेसिकली हमने फाइंड करना था। ये दोनों की वैल्यूज यहाँ उसने लिखी, ठीक है जी। bh³/12, b की वैल्यू डाली, वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ b, h हमें फाइंड करना था। सो i इज इक्वल टू 20/3h³। इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करें सारी। एफ बी यानी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस या मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस 20 मेगापास्कल यूज की। अगर आप यहाँ मेगा पास्कल यूज कर रहे हैं, सो जस्ट कीप इन माइंड के फोर्सेज अब आपकी किस में होंगी, न्यूटन में, और डिस्टेंस सारे किस में होंगे, मिलीमीटर्स के अंदर होंगे। जहां भी डिस्टेंस है उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करें। इसके बाद आ गया मोमेंट। मोमेंट के आगे देखें बेसिकली उसने क्या किया है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपका मोमेंट कितना था, 5 किलो न्यूटन मीटर। मैंने आपको बताया फोर्सेज किस में लेनी है, न्यूटन में। इसका मतलब है कि मुझे 5 किलो की जगह क्या मल्टीप्लाई करना है, 1000, ठीक है। तो ये न्यूटन में आ गई। दूसरी चीज मिलीमीटर है, ये मुझे मीटर की जगह किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में। इसका मतलब है मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए एक और 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1000 का स्क्वायर ऐसे ही हो गया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 का स्क्वायर। सो दिस 1000 स्क्वायर इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ 5 किलो न्यूटन मीटर इंटू 5 इंटू न्यूटन मिलीमीटर, उसके यूनिट्स में लेकर आने के लिए। ठीक हो गया। ये मैंने क्यों न्यूटन मिलीमीटर में किया, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, बिकॉज यहाँ पर आपने मेगा पास्कल के अंदर स्ट्रेस ली हुई। इसके बाद m के बाद क्या चीज़ थी, c इज इक्वल टू हाफ h, ये भी आपने डाली है, h की वैल्यूज भी डाली। इस सारी इक्वेशंस के अंदर, इस पूरी में लेफ्ट टू राइट अगर आप देखें, देयर इज अ वन वेरिएबल विच इज h को सॉल्व किया, इससे अंडर रूट लिया, एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ 137 mm, यानी मिनिमम डेप्थ ऑफ बीम in order to resist these loadings and to ensure that the beam flexural stresses don't exceed this value of 20 megapascal, you need to have at least 137 mm. आप 137 mm से ज़्यादा डेप्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, आप 150 mm डेप्थ दे सकते हैं, आप 175 दे सकते हैं, बट यू कैन नॉट प्रोवाइड लेस देन 137। ठीक हो गया जी, 137 से लेस पे नहीं जा सकते आप, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चलिए, क्लियर ऑल, let's make it down. So this is the end of the numerical 508. We'll move toward the last numerical which is 509, और फिर हम इस टॉपिक को रैप अप करेंगे यहाँ पर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, विच इज प्रॉब्लम 509। कहता है अ सेक्शन यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। तो बेसिकली ये जो आपके सामने एक डायग्राम है, फिगर 509, दिस इज अ सेक्शन। सेक्शन मतलब जिस तरह हम पहले बीम का एक एलिवेशन देखते थे कि जी ये बीम है, 3D के अंदर इस तरह नजर आता है, और इसी बीम का अगर मैं आपसे कहता था कि भाई सेक्शन बना के दिखाएं, तो सेक्शन कुछ इस तरह होता था कि दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ पी, दिस इज द वैल्यू ऑफ एच, और इसी तरह उसने कहा कि सेक्शन फिगर के अंदर शो किया है, कंस्ट्रक्टेड ऑफ ट्यूब्स। इसके अंदर ये स्मॉल ट्यूब्स नजर आ रही हैं आपको, ये ट्यूब्स हैं, ठीक है जी, which are connected by thin webs as shown in figure. Each tube has a cross sectional area of 0.2 inch square. ये जो एक ट्यूब है, इसके लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू उसने हमें a की वैल्यू दे दी हुई है। If the average stress in the tube is not to exceed 10 KSI, कहता है कि जो ट्यूब्स के अंदर स्ट्रेसेस हैं, दे शुड नॉट एक्सीड 10 KSI, यानी सिग्मा मैक्स की वैल्यू उसने हमें दे दी है 10 KSI। KSI मींस किप पर इंच स्क्वायर, ठीक हो गया, किप इन स्क्वायर, ठीक है जी, KSI कहते हैं। कहते हैं 10 KSI से ज़्यादा एक्सीड ना करें। डिटरमिन द टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, बताएं कि उस डिस्ट्रीब्यूटेड यूडीएल जो आ रहा है वो कितना होगा, W, ठीक है। जिस तरह हम पॉइंट लोड को P से रिप्रेजेंट करते थे, यूडीएल्स को W से कहते थे, तो कहता है कि बताएं कि W कितना सपोर्ट कर सकती है। दैट कैन बी सपोर्टेड इन अ सिंपल स्पैन ऑफ 12 फीट,
जिस तरह बीम का स्पैन होता था, हमें इसका स्पैन भी सेक्शन का दे दिया है। नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ वेब्स। अच्छा जी, once you move down तो you will see that they have constructed a figure कि बीम एक है, लाइक जिस तरह बीम का स्पैन बनाते थे इसी तरह इसी सेक्शन को into the plane extrude करें, so you will have a span of 12 feet which is being subjected to a UDL. The UDL has an intensity of W pound per foot. You need to find the value of this W, ठीक है। So first thing हम क्या करेंगे कि हम इस W को यूज करते हुए और इस स्पैन को यूज करते हुए क्या करेंगे, रिएक्शन निकालेंगे। दोज रिएक्शन विल बी इन टर्म्स ऑफ W, ठीक है। जिस तरह आप यूडीएल की जगह 2 किलो न्यूटन या 2 पाउंड पर फिट कोई भी वैल्यू दे देते हैं, लेट्स से 2 पाउंड पर फिट मैं आपको दे देता हूँ। तो इस 2 पाउंड पर फिट और इस स्पैन को यूज करते हुए आप रिएक्शंस निकाल लेते थे। अब 2 पाउंड पर फिट की जगह जो यूडीएल लगा, दैट यूडीएल इज इक्वल टू W पाउंड पर फिट, ठीक हो गया जी। इसकी वैल्यू हमें एक्चुअली फाइंड करनी है। लिहाजा आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले रिएक्शन निकालने हैं, एंड दोज रिएक्शंस विल बी इन टर्म्स ऑफ W। इसको भी क्विकली फाइंड करके देख लें जी, अगर आपके पास जल्दी से टाइम है, फौरन से इस लोकेशन के ऊपर या किसी एक लोकेशन के ऊपर मोमेंट को जीरो लें और जस्ट फाइंड द रिएक्शंस। वैसे कैलकुलेशंस करने के लिए इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप थोड़ा और करें, मैंने आपको क्लासेस के अंदर ऑन कैंपस में एक चीज़ बताई थी कि अगर सिमेट्रिक लोडिंग हो, बीम सिमेट्रिक हो और उस पर लोडिंग भी सिमेट्रिक हो, तो जो जितना वेट ऊपर से आ रहा होता है वो हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑन ईच रिएक्शन, हर सपोर्ट के ऊपर आधा आधा चले जाता है। तो अगर मैं देखूं ऊपर से आने वाला लोड कितना है, ऊपर से आने वाला पॉइंट लोड कितना है, W मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। यानी ये यूडीएल था, यूडीएल को मैंने मल्टीप्लाई किया जिस डिस्टेंस पे स्प्रेड हुआ था, सो इट गॉट कन्वर्टेड इनटू पॉइंट लोड। तो 12W इज बेसिकली द लोड विच इज कमिंग फ्रॉम टॉप, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है इसका हाफ एक सपोर्ट पे चले जाएगा और दूसरा हाफ दूसरी पे। तो 12 डिवाइडेड बाई 2 इसको मैं कर लूँ तो हो सकता है 6W एक तरफ और 6W एक तरफ, लिहाजा R1 और R2 दोनों इक्वल हो जाएंगे किसके, 6W और 6W के, ठीक हो गया जी। अगेन इसकी शेयर फोर्स डायग्राम बनाना भी मुश्किल नहीं, 6W ऊपर जाएंगे, वैसे एक पॉइंट ले लें 6W ऊपर के, यूडीएल की वजह से इफेक्ट डाउनवर्ड आएगा, आता 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 आता, आता अल्टीमेटली यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, 6W ऊपर जा रहा है, इसलिए इसका मतलब है ये -6W पहुंचा होगा तो फिर 6W इसमें ऐड होगा, अल्टीमेटली इट बिकम्स अ जीरो वैल्यू, ठीक हो गया, क्लियर ऑल। नेक्स्ट थिंग, उसने इसी को यूज करते बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लिए। वी ऑलरेडी नो कि अगर देयर इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, सो द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट द मिड पॉइंट वेयर द शियर फोर्स इज 0, ठीक है। जिस पॉइंट के ऊपर आपकी shear force अपना साइन चेंज करे और the shear force becomes 0, this is the point in a simply supported beam where the bending moment is maximum। वो भी उसने फाइंड कर लिया। this can be easily find because this is, आपको ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो ट्राइंगल एरिया इज इक्वल टू हाफ into base into height, so half base, the base of this triangle is equal to 12 feet का half which is 6 feet into height, height कितनी है इसकी 6W, so इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें 3 से 18, 18 into W, 18W is the moment। वो आपने एक पॉइंट यहाँ पर मार्क कर देना कोई भी इन दोनों पॉइंट को, क्योंकि एंड पॉइंट्स के ऊपर मोमेंट 0 होंगे बिकॉज वी हैव सपोर्ट्स हियर एट दीज लोकेशंस। सो एंड पॉइंट्स पे 0 थे, इस पॉइंट की वैल्यू लेकर आपने दोनों को कनेक्ट कर देना विद सेकेंड डिग्री लाइन, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट डिग्री लाइन थी, मोमेंट डायग्राम सेकेंड डिग्री लाइन डेवलप होगी। ये तो उसकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी, ठीक है जी। यहाँ पर वापस आते हैं अपने रिएक्शंस के बाद लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दी हुई थी 10 kSi, यू कन्वर्टेड दिस इनटू अ psi बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000, बिकॉज मैंने आपको बताया था kSi इज किप, इसमें जो k है दिस इज किप विच इज इक्वल टू 1000 पाउंड्स, ठीक है। तो उसने इसको 1000 की 10 kSi को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, बिकम्स 10,000 psi। अच्छा जी, मोमेंट की वैल्यू भी हमने निकाल ली from this bending moment diagram, this is the maximum value of moment। C, what is the C, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। अगर आप फिगर में ऊपर वापस जाएं, ठीक है जी, this was the complete section, ठीक है। जिस तरह आपके पास लेट्स से ये बीम है,
बीम के क्रॉस सेक्शन के अंदर मैं आपको एक बीम का क्रॉस सेक्शन दिखाता हूँ और आपसे कहता हूँ कि इसकी हाइट h है, और आप कहें कि जी c क्या है इसमें, तो आप क्या कहते थे, c इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम दिस न्यूट्रल एक्सिस टू दिस एक्सट्रीम पॉइंट, सो c इज इक्वल टू h/2, ठीक है। इन द सेम वे आपके सामने क्रॉस सेक्शन पड़ा हुआ है, उसमें उसने एक उसका डायमीटर दे दिया हुआ टोटल, ठीक है, विच इज इक्वल टू 12 इंचेस। सो इसके सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 इंच का हाफ, विच इज इक्वल टू 6 इंचेस, ठीक हो गया जी। सो वैल्यू ऑफ c विल बी इक्वल टू दिस थिंग, यानी c इज इक्वल टू इस केस में डायमीटर का हाफ, विच इज इक्वल टू रेडियस एंड इक्वल्स टू 6 इंचेस, हो गया। ये वैल्यू देखिएगा यहाँ पर उसने यूज की है, c इज इक्वल टू 6 इंचेस। अच्छा, अब सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी हर बॉडी, ये जो ट्यूब्स छोटी छोटी बनी थी उनका सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कर है। यहाँ पर एक चीज मैं एक्सप्लेन पहले करता हूँ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने एक टर्म पढ़ी होगी, इसको क्लियर करता हूँ पहले। ये आपके पास ट्यूब्स हैं और इन ट्यूब्स के मिलने से एक पूरी ओवरऑल ये पूरा क्रॉस सेक्शन बन रहा है जो कि उस लोड को रेजिस्ट करे। सो इसका मतलब है द ओवरऑल क्रॉस सेक्शन विच इज कंपोज्ड ऑफ दीज स्मॉल ट्यूब्स, ये स्मॉल ट्यूब्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स ओवरऑल क्रॉस सेक्शन को, ठीक है। तो हर ट्यूब का अपना एक कह लें कि उसका एक सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा हर एक का। उसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे किसी एक कह लें कि ओवरऑल बॉडी के सेंट्रोइडल में। फॉर एग्जांपल शायद आपको इस फॉर्मूले से याद आए, दिस वन, ये फॉर्मूला शायद आपने कहीं पढ़ा होगा कि किसी और एक्सिस के अबाउट आपने अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जी जी, सर हाँ एग्जैक्टली, इस थ्योरम को यूज करेंगे। तो अगर आपने किसी एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दैट शुड बी इक्वल टू सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, प्लस एरिया इनटू इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है जी, यानी सेंट्रोइडल प्लस जो न्यू एक्सिस है उनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो D1 बेसिकली अगर आप फिगर में से देखेंगे तो हर बॉडी, ये जो हर ट्यूब है, छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, इनके एक अपने सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस ओवरऑल बॉडी के सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दरमियान ये डिस्टेंस है D1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी कैलकुलेशंस के अंदर आएंगे, इस कॉन्सेप्ट को भी हम यूज करेंगे अंदर। क्लियर ऑल, पर आते हैं वापस। तो सबसे पहले हमें जो हर एक छोटी छोटी ट्यूब्स गिवन थी, इनके एरियाज हमें गिवन थे, ठीक है। एरिया किस चीज के इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसने बेसिकली ये जो अंदर से हॉलो पोर्शन है उसको निग्लेक्ट कर दिया है यहाँ पर, ये देखिए हॉलो पोर्शन ऑफ द ट्यूब वाज निग्लेक्टेड। वरना अगर आप इसका एरिया निकालना चाहेंगे तो एरिया इज इक्वल टू होना चाहिए पाई आर स्क्वायर माइनस पाई r square. This is simply area for a hollow section. But because we are not given any kind of small r or capital R, ये हमें numerical में नहीं given थे, तो हमने ये चीज़ assume की कि जो hollow section है इसको neglect कर दें, लिहाजा hollow section नहीं है, ये solid अंदर filled हुए में। तो हमने कहा area is equal to किसके equal हो गया, पाई r square, ठीक है। एरिया की वैल्यू हमें गिवन थी 0.20 इन स्क्वायर न्यूमेरिकल के अंदर। pi is equal to 3.14. Using this equation you can find the radius, ठीक हो गया जी, रेडियस निकल गया। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर बॉडीज के लिए, ठीक है। अगर कोई सर्कुलर बॉडी है, शाफ्ट होगी, उनका जो सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट हैज द फॉर्मूला इक्वल टू पाई आर 4/4, रेडियस का 4, रेडियस ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, पाई 3.14 है डिवाइडेड बाय 4। दिस इज द सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी हर ट्यूब का अपने सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वो है। एग्जाम्पल कुछ इस तरह भी शायद आपको और थोड़ी, अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा मसला हुआ तो याद करिएगा, इस तरह की कुछ बीम्स थे, ठीक है जी। तो कहता था कि एक इसका अपना सेंट्रोइडल एक्सिस है, फिर एक इसका अपना सेंट्रोइडल एक्सिस है, फिर एक इसका अपना सेंट्रोइडल एक्सिस है। आप इनके अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे, फिर उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ट्रांसफॉर्म करते थे इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से टू दिस ओवरऑल बॉडी के सेक्शन के, यानी कॉम्पोजिट बॉडी बनी हुई थी जिसके अंदर एक टॉप फ्लेंज है, बॉटम फ्लेंज है एंड देयर इज अ वेब। तो इनके अपने सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ओवरऑल इस आई सेक्शन के सेंट्रोइडल
मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर शिफ्ट करते थे यूजिंग अ फार्मूला। तो अब ये जो आपके सामने फार्मूला है पाई आर 4/4, दिस इज फॉर सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर बॉडी। ठीक है, हमें इसको कन्वर्ट करना था इस ओवरऑल बॉडी के इस एक्सिस के ऊपर, दिस वन इस एक्सिस पर। क्लियर करते हैं इसको सबसे पहले। तो मेरे पास ये d1 डिस्टेंस निकालना जरूरी है सबसे पहले। ठीक है, d1 डिस्टेंस क्या है? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइडल एक्सिस एंड द न्यू एक्सिस जिसके ऊपर आप शिफ्ट कर रहे हैं। ये डिस्टेंस निकल सकता है क्योंकि हमें डायग्राम के अंदर एंगल गिवन है दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस डिस्टेंस वी ऑलरेडी न्यू, टोटल डिस्टेंस हमें गिवन था 12 इंचेस है यहाँ से यहाँ तक डायमीटर। तो रेडियस सेंटर से लेके इधर तक का डिस्टेंस 6 है। इसका मतलब है कि इफ आई न्यू दिस 6 इंचेस एंड दिस एंगल, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आपको दो साइड्स या एक साइड और एक एंगल या तीन साइड इस तरह की चीजें गिवन हो तो देन यू कैन फाइंड द थर्ड साइड। तो हम इसको यूज कर सकते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला लग सकता है इस पे। साइन ऑफ इस ट्राइंगल को देखिएगा, इस छोटे वाले ट्राइंगल को, ठीक है जी, साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है दिस इज d1 और हाइपोटेनस कितना है 6 इंचेस। ठीक हो गया जी, इसमें से d1 की वैल्यू निकालें, d1 इज इक्वल टू 6 इंटू साइन थीटा, 3 इंचेस निकल गया। अब ये d1 मैं यूज करूंगा आगे पैरेलल थ्योरम के अंदर जहां पर मुझे एक्सिस को शिफ्ट करना है। सो न्यू यानी ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं देखूंगा फॉर द बॉडी इज इक्वल टू उसके अपने सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एरिया, एरिया भी मुझे गिवन था 0.2 इंच स्क्वायर, d1 स्क्वायर उनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी मैंने निकाल लिया था। ये एक मैंने एक जो ट्यूब है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शिफ्ट किया ओवरऑल बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। इस तरह इसका मतलब है कि ये इधर शिफ्ट हुआ, इसकी भी यही वैल्यू होगी, इसकी भी शिफ्टिंग के लिए सेम न्यूमेरिकल होगा क्योंकि सबके एरियाज भी सेम थे, सबके सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम थे। इनके लिए d1 भी सेम है, देखें इसका d, इसका d, इसका d और इसका d। तो ये वाले पॉइंट्स जिनको भी मैंने मार्कअप किया आपके सामने, लेट्स से this point, this point, this point and this point, they all have the same value d1। इसके बरक्स कुछ पॉइंट हैं ये वाले, एक ये और एक ये, they have a different value of d, so you need to calculate their moment of inertia, their contribution as well। उसके लिए I2 निकाला उसने with the same formula। ठीक हो गया जी, this is I2 and this is I1। अब ये स्मॉल बॉडीज अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंट्रीब्यूट करते हुए ओवरऑल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाती हैं। तो टोटल मेरे पास 1 वाली कितनी है 4, 4I1 हो गए, और 2 वाली कितनी है 2। टोटल 6 स्मॉल ट्यूब्स थी विच आर कंपोजिंग दिस ओवरऑल क्रॉस सेक्शन। मैं उन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एड अप करूंगा एंड दिस विल बी द ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस क्रॉस सेक्शन। ठीक है जी, और उसकी वैल्यू कितनी निकली 21.6 इंच 4। अच्छा जी, ये तो हो गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपके पास। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन आसान हो गया। हमारे पास फ्लेक्सुरल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू mc ओवर y। मोमेंट की वैल्यू भी ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। ठीक हो गया जी, c भी मुझे पता है, इस पूरे ओवरऑल सेक्शन के लिए c इज दिस 6 इंच विच इज सेंटर से लेके एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवरऑल मैंने वो भी निकाल लिया, मैं वैल्यूज डालूंगा इस पूरी क्वेश्चन के अंदर। w इज द अननोन वैल्यू, ठीक है, UDL, and that UDL comes out to be 166.7 pound per feet। बिकॉज पाउंड पर फिट इसलिए क्योंकि आपने हर जगह पर जो है यूनिट्स की कंसिस्टेंसी रखनी है, उसका ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, तो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट न्यूमेरिकल फॉर दिस टॉपिक।